स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग प्रश्नावली 10D पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए। प्रश्न नंबर हमने लिया है 4। सदिशों 3i + 4j - 7 के तथा 5i + 3j + 4 के कैप का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो सदिश दिए हैं, दोनों सदिशों का हमें क्या ज्ञात करना है? अदिश गुणन यानी कि डॉट गुणन अर्थात a डॉट b ज्ञात करना है। तो पहले सदिश को हम वेक्टर a मान लेते हैं, दूसरे सदिश को हम वेक्टर b मान लेते हैं। a और b मान करके हम सॉल्विंग करेंगे तो लिखते हैं माना सदिश वेक्टर a बराबर 3i कैप + 4j कैप - 7 के कैप और वेक्टर b बराबर 5i कैप + 3j कैप + 4 के कैप। तो अब इन दोनों का क्या करना है? अदिश गुणनफल। तो लिखेंगे इतने का अदिश गुणनफल बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b। फिर a की जगह पे 3i + 4j + -7 के कैप। हमने a की वैल्यू उतार ली, मतलब पहला जो सदिश दिया गया वो डॉट दूसरा सदिश 5i + 3j + 4 के कैप। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो देखिए i का इसके साथ i वाला कंपोनेंट गुणा होगा। देखिए जब गुणा करते हैं तो i का कंपोनेंट i के साथ होगा। अगर i का j के साथ करते हैं तो i डॉट j की वैल्यू ना शून्य हो जाती है। ध्यान दीजिए i डॉट i की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। लेकिन जब हम i डॉट j करेंगे ना भैया, i डॉट j कर देंगे तब वहां शून्य हो जाएगा। ठीक, ये अदिश गुणन का नियम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। i का i के साथ करेंगे तो 3 × 5 = 15। i डॉट i का मतलब i स्क्वायर और i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये है। ऐसे ही j डॉट j करेंगे तो 1 होगा और 4 × 3 = 12 + 4 × 3 = 12 प्लस ये पहले चिन्हों का गुणा माइनस और प्लस गुणा माइनस 7 × 4 = 28। हल करेंगे 5 2 कितना हो जाएगा? 7 2 माइनस ये 28 27 - 28 27 में से 28 जाएगा तो -1। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अर्थात दोनों सदिशों का अदिश गुणन कितना मिलेगा हमें? -1 मिलेगा। ये प्रश्न नंबर 4 था। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, यदि a वेक्टर a = a1i + a2j + a3 के कैप और वेक्टर b = b1i + b2j + b3 के कैप हो तो a और b के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनका डॉट गुणन शून्य होता है, अर्थात a डॉट b बराबर शून्य होता है। यह कंडीशन है, यह प्रतिबंध है कि जब भी कोई दो सदिश, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्विंग में लिखेंगे, माना a तथा b दोनों सदिश परस्पर लंब हैं। यदि दो सदिश परस्पर लंब हो तो क्या कंडीशन होती है? अर्थात दोनों का डॉट गुणन a डॉट b बराबर 0। वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों का अदिश गुणन 0 होगा। तो अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए। पहला a का मान रखेंगे तो a1i + a2j कैप + a3 के कैप इंटू डॉट करेंगे b की वैल्यू b1i + b2j कैप + b3 = 0। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है? i को उठा के i के साथ, j को उठा के j के साथ, k का गुणांक k के साथ। बाकी को नहीं करें क्योंकि उन सब का मान 0 हो जाता है। तो देखिए लिखेंगे a1 b1। ठीक, a1 b1। आप चाहिए तो i डॉट i लिख लीजिए, बाद में हटा देंगे। ये a2 b2 और यहाँ पे j डॉट j वैल्यू 1 होगी अभी, प्लस a3 डॉट b3 और यहाँ पे k कैप k डॉट = 0। या इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगा। इन सब का मान क्या हो जाएगा? यहाँ लिख सकते हैं i डॉट i = 1, j डॉट j = 1, k डॉट k = 1।
यहाँ पर आई डॉट आई का मान 1 होगा, जे डॉट जे का मान 1 होगा, के डॉट के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इन सब का मान 1 के साथ गुणा करेंगे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपको प्रूव करना था। ए और बी के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, यानी कि आपको कंडीशन ज्ञात करनी थी ना, कंडीशन ज्ञात करना था कि अगर दोनों परस्पर लंब होंगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा आपको, यही प्रतिबंध बनेगा। कैसा प्रतिबंध, ये आपका समझ लीजिए, यह सवाल नहीं है, यह फार्मूला भी है। इस टाइप का जब भी हमको फार्मूला वो प्रॉब्लम मिलेगी तो इसी पर रख करके हम लोग सॉल्विंग भी करेंगे, ठीक ना। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमने ए और बी के लिए लिखा और ये फार्मूला था, ये आपका सूत्र रहा कि जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो ए डॉट बी बराबर 0 होता है उनका मान। तो इसी पे उठा के रख देंगे, रख करके सॉल्विंग करें तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको मिल जाएगी, ठीक ना। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है, दो सदिशों a और b के परिमाण क्रमशः, परिमाण का मतलब मापांक, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, परिमाण क्रमशः √3 और √2 है, √3 और 2 है, और a डॉट b दोनों का गुणन a डॉट b बराबर √6 है। तो a तथा b के बीच का कोण ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर आपको मोड ऑफ a मोड ऑफ b दिया गया है, a डॉट b दिया गया है, आपसे कोण पूछ रहा है, फाइंड क्या प्राप्त करना है आपको, a और b के बीच का कोण ज्ञात करना है, अर्थात थीटा ज्ञात करना है। क्या होगा यहाँ पे आपको निकालना है, लिखेंगे कि माना a और b के बीच, माना a और b के बीच का कोण थीटा है, तो cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट b बटे मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, यह फार्मूला होगा, इसी पे रख के सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, फिर लिखेंगे माना, सॉल्विंग में लिखेंगे माना सदिशों वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण, थीटा है, क्या है, थीटा है। तो cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। अच्छा, एक काम हमने नहीं किया यहाँ पे, क्या नहीं किया कि पहले तो जो दिया गया है प्रश्न में वो उसको उतार लेना चाहिए। हमने क्या किया, पहले आपके लिए फार्मूला लिख दिया कि फार्मूला कौन सा लगेगा। बहरहाल आप चाहें तो इसको इक्वेशन बना लीजिए, फार्मूले को फिर लिख लीजिए जो वैल्यू दी गई है, क्योंकि प्रॉब्लम करते समय आप ध्यान रखेंगे कि जो सवाल में दिया होता है उसको पहले नोट किया जाता है, फिर क्या लाना है उसके बारे में खोजा जाता है ना। तो चलिए बहरहाल हम बाद में लिख लेंगे इसका चीज को, क्या दिया गया है लिख लेते हैं। दिया है मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू √3 और एंड मॉड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू 2, तथा और भी कुछ दिया गया है, वो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू दिया है √6। वैल्यू, सारी वैल्यू उठाइए इस पे रख दीजिए, सब वैल्यू किस पे रख दें, तो थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b की वैल्यू यहां रखेंगे और √a डॉट b की वैल्यू क्या करेंगे, √6 ऊपर रख देंगे, तो लिखा जाएगा cos थीटा इक्वल टू, क्या लिखा जाएगा, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b की वैल्यू √6 अपॉन √3 इंटू 2। अब देखिए √6 को हम तोड़े, अब इसका सरलीकरण करना है, सॉल्विंग करना है इसको, तो √6 को लिख सकते हैं भैया √3 इंटू √2 लिख सकते हैं अपॉन √3 इंटू 2। क्यों लिखा हमने √3 इंटू 2? √3 इंटू √2 इसलिए लिखा क्योंकि √3 नीचे से कैंसिल करना है, इसको काट देंगे कैंसिल हो जाए। अब क्या बचा हमारे पास √2 अपॉन 2। अब देखिए cos थीटा में कहीं पर भी इस टेबल में इसका मान मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, √2 अपॉन 2 को लिखा जाता है √2 इंटू √2, क्या लिख सकते हैं 2 को, √2 इंटू √2। अब एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √2। अब ये √1 अपॉन √2 cos थीटा में टेबल में किसका मान होता है, कितने का मान, cos कितने का मान 1 अपॉन √2 होता है, तो cos 45 का मान होता है, कितने का मान होता है,
cos 45, टेबल में आप देख लीजिएगा, टेबल याद कर लीजिए क्योंकि टेबल की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। cos 45 का मान होता है cos थीटा इक्वल टू cos 45 का मान होगा 1/√2, तो वैल्यू रख दीजिए। तो अब देखिए इसको पाई बाय में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos पाई को लिख सकते हैं, देखिए चेंज करेंगे तो लिखा जाएगा π/4। π/4 को आप चेंज करिए फिर से ही मिल जाएगा आप तो भैया थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में हमने पढ़ा प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, मतलब 3 प्रॉब्लम हमने अटेंड किया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।